This is Jess Kate, and today we will be learning unit number 1 of Introduction Organizational Behavior. So, by the way, I'm recording this again because जब मैंने पहले रिकॉर्ड किया था तो रिकॉर्ड नहीं हुआ था मुझे फिर से करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तो हम फिर से समझते हैं कि मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझेंगे। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें पता होता है कि पीपल वर्क टुगेदर, है ना। यहाँ पे लोग काम करते हैं साथ में, एक कॉमन गोल के साथ करते हैं, और कुछ रूल्स, कुछ स्ट्रक्चर, कुछ अथॉरिटी होती है जिसके अंडर करते हैं। अब बेसिकली अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोग वर्क कर रहे हैं, तो लोग इतने सारे जब वर्क कर रहे हैं साथ में, तो कुछ ना कुछ उनका गोल होगा। बिना गोल के तो हम भी काम नहीं करते अपनी लाइफ में। तो लोग जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उनका गोल नहीं होगा। और इतने सारे लोग एक जगह काम कर रहे हैं तो उनको मतलब मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ अथॉरिटी, स्ट्रक्चर ये भी तो डेवलप किया गया होगा ना। इसके बगैर कैसे लोग कर लेंगे? ऐसे तो पीछे आपको लगता है इतने सारे लोग आराम से बैठ के साथ में कर लेंगे? नहीं, क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। गेटिंग इट? तो यही है एक ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे लोग काम करते हैं, लोगों से ही ऑर्गेनाइजेशन बनती है। हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं इनके लिए, जैसे कि कॉलेज, कंपनी, हॉस्पिटल, बैंक, गवर्नमेंट ऑफिस। इन सभी जगह पे जो मैंने चीज़ें आपको बताई सब होती हैं। यहाँ पे भी लोग काम करते हैं साथ में, उनका भी कुछ ना कुछ गोल होता है, कुछ रूल्स, कुछ स्ट्रक्चर, अथॉरिटीज तो सबके यहाँ पे होती है। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पीपल प्लस वर्क प्लस गोल्स प्लस स्ट्रक्चर से बनती है। यहाँ लोग भी होते हैं, लोग नहीं होंगे। अगर मान लो वर्क है, गोल है, स्ट्रक्चर है, लोग नहीं है, तब भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब मान लो पीपल है, वर्क नहीं रहा, हटा दूं मैं, गोल है, स्ट्रक्चर है, तब भी नहीं ऑर्गेनाइजेशन। मान लो पीपल है, वर्क है, गोल नहीं है, स्ट्रक्चर है, तब भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना हमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। एक भी चीज़ हटती है तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वो ढंग से, है ना। तो हमने पढ़ा, ये तो होता है ऑर्गेनाइजेशन। जब हम पढ़ ही रहे हैं पूरा सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो क्यों ना पहले बिहेवियर भी समझ लें क्या होता है। तो बिहेवियर का मतलब होता है कि कैसा एक पर्सन एक्ट करता है, कैसा एक पर्सन रिएक्ट करता है, कैसा एक पर्सन थिंक करता है, समझता है, फील करता है, बिहेव करता है अलग अलग सिचुएशंस में। एक इंसान जिस तरीके से भी किसी भी सिचुएशन को लेके एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा, सोचेगा, अपने में समझेगा, उस पर बिहेव करेगा, वही उसका बिहेवियर होता है। हर किसी पर्सन का बिहेवियर अलग होता है। अगर हम इन नॉर्मल, इन रियल लाइफ में भी बात करें, तो हम बेसिकली हमारे मुंह से ये हमेशा निकलता है किसी ना किसी के लिए, यार उसका बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा, यार वो तो ऐसी है, यार बिहेव बिहेव बिहेव। व्हाट इज बिहेवियर? The person act in a way in front of you or anybody in any situation, this is what behavior। हम एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि कैसे एक एम्प्लॉय जो है वो अपने बॉस से बात कर रहा है। अब देखो, बिहेवियर के लिए हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते थे, बट पर्टिकुलरली हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेसिकली स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल भी थोड़े वैसे लिए हैं कि जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हाउ एन एम्प्लॉय टॉक्स टू अ बॉस, कैसे एक एम्प्लॉय जो है अपने बॉस से बात करता है, वो भी एक बिहेवियर है। हाउ अ स्टूडेंट रिएक्ट्स टू प्रेशर, अब एक स्टूडेंट है, काम करता है, स्टडी करता है, उस पर किसी न किसी चीज़ का प्रेशर आ सकता है, मे बी स्टडी में भी करियर, तो वो उसमें आके किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, दिस इज़ व्हाट बिहेवियर। हाउ अ टीम बिहेव्स ड्यूरिंग स्ट्रेस, टीम भी काम करती है, वर्कलोड भी होता है, कभी स्ट्रेस हो सकता है, वो स्ट्रेस के अंदर कैसे वो बिहेव करिए, दिस इज़ व्हाट बिहेवियर। तो हमने समझा बिहेवियर क्या होता है। अब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल बिहेव इन ऑर्गेनाइजेशंस, both individually and in groups, and how this behavior affects organizational performance। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सिंपली मीनिंग ये होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में स्टडी करना कि लोग जो हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं। बोथ, दोनों तरीके से समझेंगे, इंडिविजुअल भी और ग्रुप्स में भी। अगर हम एक एक पर्सन की बात करें या फिर अगर उनको ग्रुप्स में काम कराएं, तो उन दोनों ही तरीके से वो कैसे बिहेव करते हैं। एंड हाउ ये बिहेवियर, तो कैसे ये जो बिहेवियर है ये ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, जो काम करने के बाद परफॉर्मेंस निकल के आ रही है, उस पर अफेक्ट किया जाता है। क्योंकि लोग ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, लोगों से जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है उनका बिहेवियर भी समझना, क्योंकि वो जैसे बिहेव करेंगे, जैसे रिएक्ट करेंगे चीज़ों से, उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी वर्क करेगी। तो एवरीथिंग इज को लिंक्ड।
ऑर्गेनाइजेशन में वर्क जो लोग कर रहे हैं उनका बिहेवियर समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं से चलती है, उन्हीं से बनती है। उनको समझना, उनका ध्यान रखना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, इज़न्ट इट? है ना? सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो ओबी जो है वो स्टडी क्या करता है? पीपल एट वर्क, जो काम पे जो लोग आए हैं उनको पढ़ना। It helps managers understand why employees behave the way they do, how to improve motivation, teamwork and performance. ये मैनेजर्स को ये हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है? समझने में हेल्प करता है कि अगर कोई एम्प्लॉय बिहेव कर रहा है किसी भी तरीके से तो उसका रीज़न क्या है, आखिरकार वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। बिहेव तो ठीक है वो कर रहा है, पर मुझे रीज़न भी तो पता चलना चाहिए। वो कौन बताएगा? ओबी। क्यों? क्योंकि ओबी तो खुद में ही ये स्टडी है लोगों के बारे में। अगर मुझे कोई इंसान समझ नहीं आ रहा तो मैं वही बुलाऊंगी ना, ये इंसानों को समझता है, चलो इसको बुला लो और हो गया। हाउ टू इम्प्रूव मोटिवेशन, ये हेल्प करता है हमें कि हम मोटिवेशन, टीम वर्क और परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करें, एम्प्लॉयज़ की और किसकी, है ना। तो ओबी इज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एट द वर्क प्लेस। ओबी टोटली क्या है? ह्यूमन का बिहेवियर। अब ये नहीं किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन का बिहेवियर, उन्हीं लोग ह्यूमन का बिहेवियर जो वर्क प्लेस पे हैं और ठीक है उनका। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सबसे पहले हमारे पास आता है नेचर में इंटरडिसिप्लिनरी। अगर मैं यहाँ नेचर की बात कर रही हूँ तो मैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एज अ पर्टिकुलर थिंग की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ उनके अंडर लोगों की बात नहीं अभी हो रही। हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अपने में कैसा है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी मतलब ये एक सब्जेक्ट खुद में नहीं है, ये ना अलग अलग सब्जेक्ट से ना आइडियाज़ लेके आता है। इसके अंदर ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स को हम मिला देते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी, जैसे कि सोशियोलॉजी, जैसे कि इकोनॉमिक्स और एक्सेट्रा और भी होंगे। इसे हम बाद में भी ढंग से समझेंगे अलग से, बट यही हमें अभी समझ रहे हैं कि एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। मतलब अपने में खुद ये बेस्ड ऑन वन सब्जेक्ट नहीं होता, ये अलग अलग सब्जेक्ट से आइडियाज़ लेके आता है और उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके और समझ जाता है लोगों को आराम से। दूसरा है ह्यूमन फोकस, क्योंकि बेसिकली अगर कोई चीज़ नहीं भी है ना तो हम उसको बेसिक से बेसिक बता सकते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वैसे ह्यूमन के बारे में ही स्टडी कर रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि ह्यूमन फोकस्ड होता है भाई। ओबी जो है ना मेनली ना लोगों पे ही ध्यान देता है, मशीन्स पे नहीं, लोगों पे। मशीन भी होती है ऑर्गेनाइजेशन पे, है ना। वो ये भी बोल सकता था बट नहीं 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 नहीं, वो करता ही ह्यूमन पे फोकस है। तीसरा है गोल ओरिएंटेड। ये ट्राई क्या करता है? इम्प्रूव करना गोल। देखो जब तक हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन रहेगा ना वर्ड, मतलब इतनी हमने ऑर्गेनाइजेशन हर जगह हमने पढ़ा होगा, तो गोल ओरिएंटेड तो आता है कि नहीं आता। गोल इनको तो इम्प्रूव ही गोल करना है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में गोल है, वो पूरा नहीं करोगे तो मतलब काम ही क्यों कर रहे हो, है ना। ये तो वाली बात हो गई। तो गोल ओरिएंटेड तो काफ़ी है कि अगर है ना तो गोल ओरिएंटेड आएगा। तो ये क्या हेल्प करता है हमारे इम्प्रूव करने में? एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, काम अच्छा होगा। बेसिकली काम अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लोगों से बनती है। देन जॉब सेटिस्फैक्शन, उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन ना सही होगी तो ना ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो एवरीथिंग इज को रिलेटेड वी कैन से, है ना। मैं यही बता रही थी कि ह्यूमन बिहेवियर इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, ऑल्दो कि हमें नहीं पता, हम सामने वाले पर्सन को यू नो काफ़ी बातचीत करने के बाद समझ जाते हैं कि दैट पर्सन हैज़ दिस काइंड ऑफ नेचर, बट स्टिल समटाइम्स इट इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल कि क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे इन लोगों ने इतनी इन्होंने ओबी में यूज़ करी है रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस, ताकि वो बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकें। तो ओवरऑल ये ऑलमोस्ट अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। देन फिफ्थ डायनामिक। ह्यूमन बिहेवियर कीप्स चेंजिंग विद टाइम, सिचुएशन, एनवायरनमेंट। सो ओबी इज नॉट फिक्स्ड। साइंटिफिक तो है पर ये डायनामिक भी है। वही मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बिहेवियर ना चेंज होता रहता है, मतलब टाइम के साथ बदल जाते हैं, सिचुएशन, जज्बात बदल देते हैं, सिचुएशन के साथ बदल जाते हैं, अगर एनवायरनमेंट चेंज है उसके साथ भी बदल जाते हैं। तो वो भी ना फिक्स्ड भी नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। हमें नहीं पता कि कब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय सिचुएशन के साथ में भी चेंज हो जाए, है ना। सो डायनेमिक भी है। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो चीज़ ऐसी है वही समझे थी हमने कि नेचर क्या है। इंटरडिसिप्लिनरी है तो है, ह्यूमन फोकस्ड है तो है, गोल ओरिएंटेड है तो है, साइंटिफिक तो है और डायनेमिक भी है ना। तो ये हमने पढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो देखो अब हमें समझना है कि ये जो मैनेजमेंट है
और ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है इसका आपस में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप ये लोग बना के निकाल के ला रहे हैं. सो मैनेजमेंट जो है इज अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. मैनेजमेंट ओवरऑल क्या करती है? मैनेजमेंट कौन होती है? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होती है ना. कहीं ना कहीं मैनेजमेंट वो लोग होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारा काम होता है, जो हर चीज प्लान करती है. इन्हीं का काम होता है कि सब चीजें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में चले, क्योंकि इनका काम क्या होता है, ये चीजों को प्लान करती है, उनको ऑर्गेनाइज करती है, फिर डायरेक्ट करना कैसे क्या काम होगा, एंड हर चीज को देन कंट्रोल भी करना. इसी को तो हम मैनेजमेंट कहते हैं. एवरी टाइम वी गो एनीवेयर, अगर हमें कोई भी चीज लगती है कि यार यहाँ पे तो काम सही नहीं होता, हम कहते हैं ना मैनेजमेंट ही खराब है. अगर क्राउड मिसलेड हो रहा है, कुछ है, तो हम कहते हैं मैनेजमेंट ही खराब है. क्यों? क्योंकि ये सारा काम ही उनका होता है ना. फोकस इज ऑन गेटिंग वर्क डन. इनका फोकस क्या होता है कि काम ना पूरा होना चाहिए, गेटिंग वर्क डन, काम होना चाहिए. उसी की अगर हम बात करें डिफरेंटली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, सो फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग पीपल. इसका तो पूरा फोकस ही किस पे है? लोगों को समझने पे फोकस है. ये थोड़ी वहां बैठा हुआ है काम कराने के लिए, इसको बस ये समझना है लोग कैसे हैं. ये है वो बंदा जो साइड में बैठ के कर रहा है. अच्छा, ओके. सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फोकस इज ऑन, इट्स जस्ट फन. ओके, सो फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग पीपल. ठीक है, लोगों को समझना. स्टडीज वाई पीपल बिहेव इन अ सर्टेन वे. ये स्टडी करना है कि लोग किसी तरीके से अगर बिहेव कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना. अब इनके बीच का हमने पहले बताया मैनेजमेंट क्या होता है, फिर बताया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है. अब हम बताएंगे इसका रिलेशनशिप. सो मैनेजमेंट यूजेस ओबी नॉलेज टू मैनेज पीपल बेटर. मैनेजमेंट का तो काम ही है सब चीजों को ध्यान देना. अब मैनेजमेंट ने क्या करा, ओबी की नॉलेज को भी यूज करा ताकि वो लोगों को और अच्छे तरीके से मैनेज कर सके. गेटिंग इट? तो ओबी यहाँ पे मैनेजमेंट क्या कर रहा है, ओबी को यूज कर रहा है, ओबी की नॉलेज को यूज कर रहा है ताकि वो लोगों को और बेटर तरीके से मैनेज कर सके. ओबी हेल्प्स मैनेजर्स. वही हम घूम के पहले कॉन्सेप्ट पे अगर हम जाएं तो हमने स्टार्टिंग इससे करी थी कि ओबी क्या करता है, मैनेजर की हेल्प करता है. ओबी हेल्प्स मैनेजर मोटिवेट एम्प्लॉयज, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. तो ओबी ने तो मैनेजर की इतनी हेल्प कर दी है, क्योंकि मैनेजर प्लान वगैरह कर रहा था, पर जहाँ लोगों की बात आई वहां पे ओबी की जरूरत पड़ गई, क्योंकि लोगों की जब बात आ रही है तो ओबी ही है जो लोगों के बारे में स्टडी कर रहा है. तो जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लोगों के बारे में स्टडी कर रहा है, अगर हम उसी को ले ले तो हम भी लोगों के बारे में काफी अच्छे से काम कर पाएंगे. वही ओबी जो है मैनेजर्स की हेल्प करता है कि वो मोटिवेट कर सके एम्प्लॉयज को, ताकि जो भी अगर मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, वो कम हो सके, कम्युनिकेशन और इम्प्रूव हो सके, अच्छे से लोग बातचीत हो ऑर्गेनाइजेशन में, और प्रोडक्टिविटी ओवरऑल बढ़े, काम अच्छा हो. सो विदाउट ओबी मैनेजमेंट बिकम्स मैकेनिकल. अगर ओबी नहीं होगा ना तो मैनेजमेंट जो है वो मैकेनिकल हो जाएगा. मतलब काफी मैकेनिज्म ट्राई कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, बट हु विल थिंक अबाउट पीपल्स इमोशंस, पीपल्स मोटिवेशन, पीपल्स स्ट्रेस? ओबी है, इसलिए चीजें काफी इमोशन के साथ चल रही है, वी कैन से. तो विदाउट मैनेजमेंट ओबी हैज नो एप्लीकेशन. अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो ओबी किस पे एप्लीकेशन? तो है ही नहीं ना ओबी के पास. ओबी पे तो मैनेजमेंट पे ही अप्लाई करेगा. सो कंक्लूजन क्या है, ओबी इज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट. ओबी क्या है, मैनेजमेंट का एक टूल है टू हैंडल ह्यूमन बिहेवियर इफेक्टिवली, ताकि ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसको काफी अच्छे तरीके से हम हैंडल कर सकें. गेटिंग इट? तो ओबी एक टूल की तरह ही काम करता है मैनेजमेंट का. ओबी अपने में कर रहा है स्टडी वगैरह, पर जब मैनेजमेंट की बात आएगी तो मैनेजमेंट इसे एज अ टूल यूज करती है ताकि ये ह्यूमन बिहेवियर को इफेक्टिवली स्टडी कर सके. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है, और ओबी मैनेजमेंट को हेल्प ही कर रहा है. ये हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा था. तो ओबी यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट बनाया क्यों है, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे हम और अच्छे तरीके से काम कर सके, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली प्रोडक्टिवली बढ़े आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. डिटर्मिनेंट्स मीन्स फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ओबी. अगर हमें पूछा जाए कि डिटर्मिनेंट्स बताओ, तो डिटर्मिनेंट्स अपने में क्या होते हैं, वो फैक्टर्स जो ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे. ठीक है, ओबी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 मेन डिटर्मिनेंट्स.
वो भी जो है 3 डिटर्मिनेंट से ही इन्फ्लुएंस्ड होता है. सबसे पहला है इंडिविजुअल फैक्टर्स. दीज आर रिलेटेड टू ईच पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन. इंडिविजुअल से ही हमें समझ आ रहा है कि ईच पर्सन, एक सिंगल पर्सन. सो ये जो है ना, हर एक पर्सन जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का उससे रिलेटेड होते हैं. इसमें इंक्लूड क्या होता है, इसमें होता है पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, लर्निंग. सो पर्सनालिटी क्या होता है, हर पर्सन की ना अलग होती है. some are calm, some aggressive, some introvert, some extrovert. पर्सनालिटी सबकी डिफरेंट होती है. कुछ लोग काफ़ी शांत होते हैं, कुछ लोग काफ़ी अग्रेसिव, गुस्से में रहते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने में छुप छुप के, मतलब नॉट छुप छुप के, मतलब अपने आप में रहना, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना पसंद, या फिर जल्दी कंफर्टेबल ना होना. सम होते हैं एक्सट्रोवर्ट जो काफ़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं, किसी से मिले, स्ट्रेंजर से मिले, एंड दे गेट वेरी इजीली बातचीत हो जाती है. सो दिस इज व्हाट, अलग अलग पर्सनालिटी. पर्सनालिटी अफेक्ट्स वे ऑफ वर्किंग, इंटरेक्शन विद अदर्स. अब पर्सनालिटी भी अफेक्ट करती है काम करने का तरीका, लोगों से इंटरेक्ट करने का तरीका. अगर आप होगे काफ़ी शांत तो आपका काम करने का तरीका में भी डिफरेंट हो, आपका लोगों से इंटरेक्ट करने का तरीका भी डिफरेंट होगा. अगर आप बहुत ही अग्रेसिव हो तो आपका काम करने का तरीका है एंड इंटरेक्शन, जस्ट थिंक अबाउट इट. सो पर्सनालिटी अफेक्ट करती है किस चीज़ को, आपके वे ऑफ वर्किंग को, आपकी इंटरेक्शन विद अदर्स. फिर आता है परसेप्शन. क्या पर्सन, मतलब हर एक पर्सन कैसे इंटरप्रेट करता है सिचुएशंस को, कैसे समझता है, कैसे उन चीज़ों को टेक इन करता है उसको just react, or what we can say. So how a person sorry how a person interacts, इंटरप्रेट्स सिचुएशंस. अलग अलग सिचुएशंस को कैसे इंटरप्रेट करना. सेम सिचुएशन, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट मीनिंग्स. मतलब सिचुएशन मान लो अगर सेम है, ठीक है, पर लोग अलग अलग हैं, तो उनके पास जो उसका मीनिंग भी होगा ना, वो डिफरेंट डिफरेंट जाएगा. फॉर सपोज दैट, वैसे तो काफ़ी different, but for suppose that if there is a boy and girl standing in front of you, and there are many people, like you standing beside you, there's someone else standing. So maybe आप सोच रहे हो कि कुछ चल रहा है, कोई और सोच रहा है कुछ चल रहा है, कोई और सोच रहा है. सिचुएशन इज सेम बट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट मीनिंग. सो यही है परसेप्शन. एग्जाम्पल ले सकते हैं, व्हेन एम्प्लॉय सीज फीडबैक एज मोटिवेशन. मतलब एक एम्प्लॉय जो है फीडबैक को ऐसे ले रहा है कि वो उसको मोटिवेशन लग रहा है, और अनदर इसको क्रिटिसिज्म की तरह ले रहा है. मैनेजर जो है दोनों एम्प्लॉयज को क्या कर रहा है, फीडबैक दे रहा है. ठीक है, एक एम्प्लॉय ने उसको एज अ मोटिवेशन लिया कि वो और मोटिवेट हुआ, दूसरे वाले ने उसको लिया कि तो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं. सिचुएशन सेम थी, डिफरेंट लोग थे, तो इसलिए डिफरेंट मीनिंग भी हो गए. इसी ही कहते हैं परसेप्शन. फिर आता है एटीट्यूड. एटीट्यूड मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स वर्क. एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव फीलिंग्स. आप जब काम कर रहे हो तो उसमें जो आपका किस टाइप का एटीट्यूड रह रहा है, क्या आपका काम की तरफ काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड रह रहा है, मतलब फीलिंग्स रह रही है, या थोड़ी नेगेटिव फीलिंग्स रह रही है. पॉजिटिव एटीट्यूड अगर होगा काम को लेके, आप पॉजिटिवली हर चीज़ ले रहे हो, तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, राइट. नहीं लोगे तो नहीं होगी. लर्निंग क्या है, पीपल लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस, कोई भी चीज़ आपसे एक साथ पहले सिचुएशन हो चुकी है, आप उससे एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो, आपको पता होता है कि अगर ये वाला काम ऐसे होगा तो इस पर मुझे कैसे करना. तो आप एक बार हो गया तो मतलब आप एक्सपीरियंस्ड हो. आप जब फर्स्ट ईयर में आते हो, फर्स्ट ईयर में जब पहला पेपर आप देते हो, तो आप कहते हो कि अब आप एक्सपीरियंस हो गए, क्योंकि आपने वो एक बार एग्जाम अटेम्प्ट कर दिया है. सो दिस इज कॉल्ड, आप लर्न करते हो अपने एक्सपीरियंस. पीपल लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस. लर्निंग चेंजेस बिहेवियर ओवर टाइम. तो लर्निंग जो है वो बिहेवियर को चेंज करता है टाइम के साथ साथ. पहले में भी आपका बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग इज डिफरेंट, बाद में डिफरेंट हो गया. एक्सपीरियंस, लर्निंग, आपको एक लर्निंग जो मिलती है पहले एक्सपीरियंस से या कुछ भी, तो उससे आपका बिहेवियर डिफरेंटली चेंज होता है टाइम के साथ साथ. सो इंडिविजुअल बिहेवियर इज शेप्ड बाय पर्सनल ट्रेट्स एंड एक्सपीरियंसेस. तो हर किसी का जो पर्सनल इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है ना, वो पर्सनल उनके जो ट्रेट्स हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे शेप्ड होता है. क्या उन्होंने एक्सपीरियंस करा, मे बी आपको कोई ऐसा पर्सन इनका आप मिले, ठीक है, यू जस्ट एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट, कि आपका बिहेवियर टुवर्ड्स दोज पर्सन चेंज्ड. और मे बी किसी और का कुछ होगा, बिकॉज देयर एक्सपीरियंस एंड योर एक्सपीरियंस माइट बी डिफरेंट. दोनों का डिफरेंट हो सकता है ना. तो हमने ये सारे जो पढ़े थे ना, ये थे इंडिविजुअल फैक्टर्स.
ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, वो फैक्टर्स जो ओबी को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को कोई चीज़ अगर इन्फ्लुएंस कर रही है, आपका मतलब बिहेवियर कैसा आ रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से, वही था डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इंडिविजुअल फैक्टर्स, मतलब हर एक पर्टिकुलर पर्सन का कैसा फैक्टर, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो उनके बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ा पर्सनालिटी अलग अलग होती है, फिर कहा परसेप्शन की वजह से भी हो सकता है, फिर कहा एटीट्यूड, फिर कहा लर्निंग, 4 पढ़े। अब हम पढ़ते हैं ग्रुप फैक्टर्स। सो पीपल डू नॉट वर्क अलोन, दे वर्क इन ग्रुप्स। ये तो आपको पता ही होगा, हमने सिंगल का तो पढ़ा, पर लोग जो हैं वो काम अकेले नहीं करते हैं, उनको ग्रुप्स में काम करना होता है। तो ग्रुप फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं, ग्रुप के नॉर्म्स, ग्रुप के रोल्स, टीम के डायनेमिक्स, लीडरशिप। ठीक है, अगर ग्रुप के नॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो रूल्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर इन अ ग्रुप, मतलब क्या रूल्स सेटेड हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं बिहेवियर के एक ग्रुप के लिए। एग्जाम्पल, क्या आपको पंचुअल रहना पड़ता है, आपको ड्रेस कोड में भी रहना पड़ता है, या काफ़ी इट्स अ वेरी चिल एनवायरनमेंट, आप ड्रेस कोड का कोई नहीं है, यू कैन बी ड्रेस एनी वे, द वे यू आर कंफर्टेबल इन, या फिर इतना पंचुअल नहीं। ग्रुप्स नॉर्म्स के बारे में पढ़ लिया। फिर हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर जो ग्रुप फैक्टर का आता है वो है ग्रुप रोल्स, मतलब हर पर्सन का ना अपना एक रोल होता है ग्रुप में। ग्रुप में सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं अपने अपने रोल से वर्क करते हैं, सबका सेम भी नहीं हो सकता, किसी का लीडर होगा, किसी का फॉलोवर होगा, किसी का कोऑर्डिनेटर होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ग्रुप के रोल्स भी कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे इफेक्ट डालते हैं। देन आता है टीम डायनामिक्स, सो हाउ मेंबर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, कॉर्पोरेशन और कॉन्फ्लिक्ट अफेक्ट्स परफॉर्मेंस। अब जो मेंबर्स है ग्रुप के, वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं थिंग्स पे, है ना। कॉर्पोरेशन या फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट डालता है। देन आता है हमारे पास लीडरशिप। अब बिहेवियर ऑफ लीडर अफेक्ट्स होल ग्रुप, हर ग्रुप का कोई ना कोई लीडर होगा, उसका भी अपना एक बिहेवियर होगा, वो जो बिहेवियर होगा वो पूरे ग्रुप को अफेक्ट करेगा। जैसा बिहेवियर होगा वैसे ही ग्रुप पे अफेक्शन आएगा, अफेक्ट होगा। अगर गुड लीडरशिप होगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयज ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे, थोड़ी यूनिटी ही तो हो जाएगी। तो ये किसकी वजह से होगा, गुड लीडरशिप। अगर नहीं होता तो आप समझ सकते हो कि अगर नहीं होगा तो मोटिवेशन ही नहीं होगा, मे बी यूनिटी ना हो। सो ये सब चीज़ें हैं ग्रुप वाली, ठीक है। तो ग्रुप बिहेवियर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल बिहेवियर, जो ग्रुप का बिहेवियर होता है ना वो ज़्यादा स्ट्रांगली करता है आपका जो इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है उस पर इन्फ्लुएंस, क्योंकि ग्रुप में होते तो सारे इंडिविजुअल्स हैं, मिल के ग्रुप बनता है। ये हमने चाहे इंडिविजुअल का पढ़ा, हमने ग्रुप का पढ़ा, ये था क्या, ये यही था डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स मीन्स फैक्टर्स जो हमारे के जो ओबी है, ओबी का हमने पढ़ा ही है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ओबी जो है वो 3 मेन डिटर्मिनेंट से होता है, एक तो था इंडिविजुअल फैक्टर, फिर था ग्रुप फैक्टर, अब तीसरा पढ़ते हैं हम, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। हमने पढ़ा इंडिविजुअल के भी कुछ अपने फैक्टर्स होते हैं, फिर हमने पढ़ा ग्रुप के फैक्टर्स होते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। ये जो होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के खुद से ही रिलेटेड होते हैं, है ना। दीज आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। सबसे पहला इसमें क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लोग बेसिकली काम कर रहे हैं वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वहाँ पे हायरार्की है, क्या वहाँ पे अथॉरिटी वाला सिस्टम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, क्या चीज़ें सेंट्रलाइज्ड चल रही हैं, क्या चीज़ें डिसेंट्रलाइज्ड चल रही हैं। हमने पहले पढ़ा था ना कि कुछ ऊपर से नीचे होता है। सो मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ओवरऑल कैसा है, जैसा होगा वैसे ही हमारा वही कर कुरा के घूम फिर के हम बिहेवियर पे ही आएंगे कि जो वर्कर्स जो वहाँ काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर पे कैसे इफेक्ट आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन तो उन्हीं से चल रही है। अगर मैं कहूँ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इट मीन्स वहाँ पे वर्कर्स की भी बात ही हो रही है। सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन का ना एक कल्चर होता है ना। कहीं वहाँ वैल्यूज बिलीव्स होती हैं, ट्रेडिशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन हो जिस तरीके से वहाँ पे लोगों को काम करना रहता हो। एग्जाम्पल ओपन कल्चर है या काफ़ी स्ट्रिक्ट कल्चर है, काफ़ी ओपन रहते हैं लोग वहाँ पे या थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है वहाँ पे चीज़ें, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, पॉलिसीज एंड रूल्स।
एचआर की पॉलिसीज, रिवॉर्ड सिस्टम, प्रमोशन रूल्स, ये हैं, इनसे भी काफ़ी अफेक्ट आता है हमारे बिहेवियर पे। फिर आता है वर्किंग कंडीशंस, क्या वहाँ पे फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, सैलरी, वर्कलोड, जॉब सिक्योरिटी। वर्कलोड तो आप समझते ही होंगे कि कैसा, मतलब काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड है, वर्कलोड होगा, स्ट्रेस भी होगा, तो इन चीज़ों से हमारा बिहेवियर भी तो अफेक्ट करेगा। सैलरी, ये सब चीज़ें ना हमारे आसपास हर चीज़, क्योंकि जब हम बिहेवियर की हमने पढ़ा ही था बिहेवियर, तो बिहेवियर में हमने क्या सीखा था कि देखो आपकी सिचुएशन, आपके आसपास का एनवायरनमेंट, सिचुएशन, टाइम हमारे इफेक्ट करता है बिहेवियर पे, क्योंकि बिहेवियर एक इमोशन ही तो है जो चीज़ों को देख के बदल सकता है। चीज़ें जो भी हो हमारे आसपास, मान लो मोटिवेशन, क्यों हम मोटिवेशन की बात करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन हमारे अंदर आता है। ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि किसी ने हमने पैसे दिए और दे दी। मोटिवेशन क्या है, एक फीलिंग है। वो बस तरीका हो सकता है कि किस तरीके से आपको मोटिवेट मैं कर सकूं। क्या पता मैं आपको इतना स्पिरिचुअल या इतनी मैं ऐसी आपको बातें करूं कि जिससे आप मोटिवेट हो जाओ। तो बहुत सी चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट है, पॉलिसीज़ हैं, कल्चर है, स्ट्रक्चर है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, अथॉरिटी, हायरार्की है। तो ये सब चीज़ें हमारे ऑर्गेनाइजेशनल को बिहेवियर पे अफेक्ट करती हैं। ये थे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। तो हमने बात करी थी कि 3 ही डिटर्मिनेंट्स हैं। फिर से बात करते हैं। तो पहला क्या था, इंडिविजुअल फैक्टर्स, दूसरा क्या था, ग्रुप फैक्टर्स, और तीसरा क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट शेप्स एम्प्लॉयज बिहेवियर, ये ओवरऑल इस लाइन बताई कि ऑर्गेनाइजेशनल का जो एनवायरनमेंट है वो एम्प्लॉय के बिहेवियर को शेप करता है, कैसा उनका बिहेवियर होगा। तो हम डन हो चुके हैं इस टॉपिक से, मतलब कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट टॉपिक 7th इज इमर्जेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मतलब इमरजेंस हम ये कह सकते हैं कि क्या इसकी ज़रूरत है क्या। तो ओबी डिड नॉट कम सडनली, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, तो यहाँ बताया गया कि ओबी जो है अचानक से नहीं आ गया, ये टाइम के साथ बना है। अब ऑब्वियसली बात है, इतना पहले तो इतनी चीजें तो एडवांस थी नहीं ना। पहले कोई हम देखता था ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को क्या, लोगों की फीलिंग्स होती हैं, मोटिवेशन, स्ट्रेस, ये नहीं इतना चलता था। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ चीजें डेवलप हुई हैं। सो ये भी अपने आप डेवलप हुआ है टाइम के साथ। अर्लियर जो फोकस होता था वो सिर्फ मशीन्स और प्रोडक्टिविटी पे होता था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन की मशीन, दैट्स इट। बाकी तो हम किसी को जानते ही नहीं है। लेटर ऑन क्या हुआ, मैनेजर्स ने ये चीज को समझा कि लोग मशीन नहीं है। हम लोगों को तो ऐसे ट्रीट करें जैसे मशीन हो। लो भाई, लोगों की आप एक अगर पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की बात करो तो ह्यूमन बीइंग में क्या है, कभी कभी उसके अंदर स्ट्रेस भी हो सकता है। क्या पता स्ट्रेस से उसकी मेडिकली हम कहे कंडीशन सही ना हो, हेल्थ उसकी सही ना हो। तो क्या हम उससे वही चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो हम एक मशीन से कर सकते हैं? क्या हमने कभी रियलाइज करते हैं कि मशीन को भी थकान होती होगी, मशीन को भी कभी स्ट्रेस होता होगा। आपका समर्स में वी यूज कूलर्स, वी यूज एसीज, तो क्या हम कभी समझते हैं पूरी रात चलता है यार, थकता नहीं होगा, वो एक मशीन है। बट हम पहले क्या समझ रहे थे, मशीन समझ रहे थे ह्यूमन बीइंग्स को। बट धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम के साथ मैनेजर्स ने ये चीज को समझा कि भाई मशीन तो ठीक है पर लोगों को हम मशीन नहीं मान सकते। लोग लोग हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। तो इनका टेक केयर करना, इनको खुश रखना, इनका वेलबींग देखना, एवरीथिंग कम्स अंडर आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर से काफ़ी चीज़ें पता चलती है, और यही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प करता है ओवरऑल जाके हमें ये समझने में कि हमारी अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं और अगर वो वर्कर्स अचानक से ही अग्रेसिव या अचानक से वो कुछ भी रिएक्ट ऐसा कर रहे हैं तो उसकी क्या वजह है। वो चीज़ हमने इतनी पढ़ी समझी साइंटिफिकली, मतलब क्या क्या मेजर्स नहीं उठाए, उससे हमने इतना पढ़ा। ओबी से पढ़ के हम वर्कर्स के बारे में समझ रहे हो, ये हमारी हेल्प कर रहा है इन दी एंड ये समझने में कि कहाँ दिक्कत आ रही है, और अगर दिक्कत आ रही है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए। आखिरकार मैं क्या करूँ कि एम्प्लॉयज़ में कोऑर्डिनेशन बना रहे, दे टीम वर्क बना रहे, क्योंकि ये सब होगा तो किसका, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ओवरऑल किसकी बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन की। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ओबी एज अ सेपरेट फील्ड। इसी चीज ने किस चीज ने कि मैनेजर्स को ये रियलाइज हुआ कि पीपल आर नॉट मशीन्स। इस चीज ने ओबी की डेवलपमेंट करी
एज अ सेपरेट फील्ड, मतलब अपने आप में एक फील्ड की तरह कि ओबी भी कुछ है, इसको भी समझना, इसकी भी एक पढ़ाई करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी एज अ सेपरेट फील्ड डेवलपमेंट हुई, ये बन के निखर के आया। तो इसकी एमरजेंस कैसे हुई, वी विल बी आस्क्ड कि एमरजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है। तो वो भी अचानक से कहीं से टपक के नहीं आया था, टाइम के साथ ही आया है। पहले हम ऐसा सोचते थे, फिर हमने सोचा कि अब थोड़ी सी हमें हुआ, पहले हम ऑब्वियसली बात है सब चीज़ें होती हैं हमारे आसपास ही हैं, बस ये है कि हम उस पर फोकस करें या ना करें, डिपेंड्स ऑन आवर सेल्स इन दी एंड। ठीक है, तो वही है, अगर हम फिर इसको समझने लग जाते हैं देन इट कम्स इनटू नेचर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हॉथॉर्न स्टडीज। हॉथॉर्न स्टडीज क्या होता है? हॉथॉर्न स्टडीज वर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड एट हॉथॉर्न वर्क्स शिकागो बाय एल्टन माइल। हॉथॉर्न स्टडीज एक नाम ऐसे है, बट ये क्या था, एक एक्सपेरिमेंट है जो कि हॉथॉर्न वर्क्स, मतलब इसका जो नाम है उसी जगह पे हॉथॉर्न वर्क्स में किया गया था, शिकागो में। किसने किया था? एल्टन मायो ने। इनका मेन पर्पस क्या था इस चीज़ को करने का? टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन वर्क कंडीशंस एंड एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी। मतलब जहाँ पे काम करा जा रहा है वहाँ की कंडीशंस और जो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उनकी क्या प्रोडक्टिविटी आ रही है, इसके बीच का जो रिलेशनशिप समझने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को करा गया था। तो क्या फाइंडिंग्स निकल के आई थी इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद? सबसे पहले आया था सोशल फैक्टर्स मैटर्स। मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नॉट बिकॉज ऑफ लाइट और सैलरी बट बिकॉज वर्कर्स फेल्ट इम्पॉर्टेंट एंड नोटिस्ड। तो सबसे पहला फैक्टर निकल के आया था कि जो सोशल फैक्टर होते हैं ना वो मैटर करते हैं। मतलब आप कोई भी एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इट्स ऑब्वियस कि उसको सैलरी मिलेगी, उसको लाइट वगैरह मिलेगी, बट सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि प्रोडक्टिविटी, उनको जो सैलरी मिल रही है क्या उसी की वजह से बढ़ रही। प्रोडक्टिविटी इसकी वजह से भी बढ़ती है कि वर्कर्स कैसा फील कर रहे हैं। अगर वर्कर्स को लग रहा है कि उनको कोई इम्पोर्टेंस दी जा रही है, उनको भी नोटिस करा जा रहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, वो वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, तो उससे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है कि कितना आप एम्प्लॉयज़ अपने आप को इम्पोर्टेंट फील समझ रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये निकल के आया कि जो सोशल फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर्स में क्या कि मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्हें नोटिस किया जा रहा है, मतलब नोटिस आप करवाओगे तब नोटिस करा जाएगा ना, आप उन्हें इम्पोर्टेंस दोगे तो वो ऐसा फील करेंगे कि हाँ वो भी इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इससे क्या होगा, जब उन्हें कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट फील होगा, नोटिस्ड फील होगा, तो वो अच्छा फील करेंगे, काम अच्छा करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो सिर्फ सैलरी देना ही सफिशिएंट नहीं कि मैंने तुमने काम किया चलो लो पैसे पड़ो हो गया। देयर आर सम थिंग्स लाइक सोशल फैक्टर्स, वी हैव टू गिव समवन पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस जो वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, सेकंड है ह्यूमन रिलेशंस आर इम्पोर्टेंट। मतलब इनफॉर्मल ग्रुप्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर। जो ह्यूमन के रिलेशंस होते हैं, मतलब आप आसपास काम कर रहे हो, आपके साथ आपके कलीग्स भी होंगे काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत जो हमारी होती है, उनके साथ जो रिलेशंस होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो इनफॉर्मल ग्रुप्स बनते हैं, फॉर्मल तो होते हैं जो आप पर्टिकुलर फॉर्मली हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो एक नीड होती है ऑर्गेनाइजेशन की, है ना, उस तरीके से तो हम काम करते ही हैं। बट एक इनफॉर्मल ग्रुप्स जो बन जाते हैं, चिट चैट, फ्रेंड्स, हेलो हाय क्या चल रहा है, ये वो, दिस इज व्हाट इनफॉर्मल ग्रुप्स। तो ये भी हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। हमें कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेस, जो हमारा स्ट्रेस कहीं ना कहीं होता है, कुछ काम में हमें दिक्कत आती है, सो आवर फ्रेंड्स समटाइम्स आर देयर जो हमारी हेल्प करते हैं। थर्ड है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। सो मोटिवेशन, अटेंशन, रिकॉग्निशन अफेक्ट परफॉर्मेंस। आप कितना एम्प्लॉय मोटिवेटेड है अंदर से, कितनी अटेंशन उसे लग रही है, मिल रही है, कितना रिकग्निशन उसे मिल रहा है। रिकग्निशन क्या, आपने काम किया, आपको जो रिकग्नाइज करा गया कि यार ये काम इसने करा, इट वाज गुड, यही तो है रिकग्निशन। आपको मे बी मैंने रिवॉर्ड दिया हो, मे बी आपको मैंने एज अ रिस्पेक्टेड कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट दिया हो, बट आपने जो काम किया उसके लिए आपका नाम हुआ, दैट इज व्हाट रिकग्निशन। आपने काम किया एंड यू वर थैंक्ड, मतलब आपको कहीं ना कहीं लोगों के सामने रिकग्नाइज करा गया कि इनके एफर्ट की वजह से हुआ, दिस इज व्हाट रिकग्निशन। और ये चीज़ें
एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। अगर आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ना तो वो मोटिवेट आप उन्हें कर रहे हो, ना तो आप उन्हें अटेंशन दे रहे हो, ना तो आप उन्हें रिकग्निशन दे रहे हो, तो क्या वो लोग खुश होंगे? क्या वो काम करने, वो सोचेंगे भाई इतना तो मैं कर रहा हूँ, आज तक तो मिला नहीं, फायदा क्या है, हम तो करते हैं, कुछ होता तो है नहीं। किसी ना किसी चीज़ के लिए उन्हें मोटिवेट करने के लिए हर चीज़ का एक रिकग्निशन, रिवॉर्ड, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो उनको फील कराएं साइकोलॉजिकली दैट हाँ, हर चीज़ काम से नहीं होती, देयर आर सम थिंग्स लाइक रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, एक वैल्यू जो उनको मिलनी चाहिए, वो चीज़ें भी उनके परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करती हैं। देन है एम्प्लॉय का एटीट्यूड। अगर उनका काम पॉजिटिव एटीट्यूड से वो काम कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा आएगी, हायर प्रोडक्टिविटी होगी। अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो वही लो प्रोडक्टिविटी ही होगी। तो हॉथॉर्न स्टडीज करी, तो हॉथॉर्न शिकागो में गई बाय एल्टन मायो, आई गेस, हाँ एल्टन मायो जी ने करी। और क्या रिलेशनशिप की, जो वर्क की कंडीशंस और एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी में क्या रिलेशन था, तो हमने यही देखा कि वर्क कंडीशंस में क्या अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। यही हमने इसकी फाइंडिंग्स में समझा, वही हमने बेसिकली इनकी फाइंडिंग्स में वही निकल के आया जो एक एम्प्लॉय को चाहिए होता है, जो हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में ओवरऑल बात कर रहे हैं। गेटिंग इट? तो हमने क्या पढ़ा, सोशल फैक्टर्स मैटर करते हैं, ह्यूमन रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें इनफॉर्मल ग्रुप्स आते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि मोटिवेशन, रिकग्निशन, ये अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को। और हमने पढ़ा एम्प्लॉय का एटीट्यूड, अगर अच्छा पॉजिटिवली देखेगा, एटीट्यूड रखेगा तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया हॉथॉर्न स्टडीज का, एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड नॉट ओनली बाय मनी बट ऑल्सो बाय सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। मतलब एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होते हैं बट सिर्फ मनी से नहीं, आपने पैसा दिया मोटिवेट हो गए, पैसा दिया मोटिवेट हो गए, ऐसा नहीं, बट इन चीज़ों से भी मोटिवेट होते हैं कि क्या सोशल, उनकी साइकोलॉजिकल जो नीड्स हैं उनको आप फुलफिल करते हो, तो उससे भी वो मोटिवेट होते हैं। दिस स्टडी लेड द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसी स्टडी ने जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की फाउंडेशन है ना उसे बनाया। तो देखो मैंने अभी बताया ना, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में तो हम यही पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ ने ही समझाया ना कि ऑर्गेनाइजेशन में जो बिहेवियर है वो कैसे अफेक्ट कर रहा है परफॉर्मेंस को, तो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर काइंड ऑफ, सो कैसे वो अफेक्ट कर रहा है। गेटिंग इट? तो हमारा हॉथॉर्न इफेक्ट, व्हाट वाज दैट, हॉथॉर्न स्टडीज जो है दैट इज डन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज contributing disciplines to organizational behavior. OB borrows knowledge from many disciplines. अब यहाँ कह रहे हैं contributing disciplines टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। हमने डिसिप्लिन्स पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिसिप्लिन्स में से आता है, डिसिप्लिन्स वही कि अलग अलग फील्ड से। सो ओबी जो है ना वो बोरो करता है, मतलब नॉलेज कहीं ना कहीं से, अलग अलग जो डिसिप्लिन्स हैं उससे नॉलेज लेता है ना। जब हमने पढ़ा था कि अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है उससे उन सब की फील्ड इसमें आ जाती है, तो उन सब सब्जेक्ट को तो हम डाल रहे हैं तो उनकी कहीं ना कहीं नॉलेज ही लेना है ना, तो ना हमें यहाँ से लिया यहाँ से लिया, है तो उनकी नॉलेज लाई, कौन सी जगह से वो नॉलेज है, दैट इज व्हाट फील्ड, है ना। डिसिप्लिन से सबसे पहले आता है साइकोलॉजी। हम जब साइकोलॉजी की यहाँ बात करते हैं तो इसमें हम क्या स्टडी कर पाते हैं, हम इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी कर पाते हैं, हम पर्सनालिटी, परसेप्शन, लर्निंग एंड मोटिवेशन के बारे में स्टडी कर पाते हैं। फिर आता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में क्या होता है, हम ग्रुप बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, हम यहाँ ग्रुप डायनामिक्स, लीडरशिप, कम्युनिकेशन के बारे में समझ पाते हैं। थर्ड है सोशल साइकोलॉजी, मतलब हम यहाँ पे साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी दोनों का ही कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एटीट्यूड चेंज हो रहा है, ग्रुप का इन्फ्लुएंस कैसा चल रहा है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, ये सब ऊपर वाले तो हमने सोशल साइको ये चल ही रहा था अपने में। फिर था एंथ्रो, एंथ्रो जो है ना वो है कल्चर। एंथ्रोपोलॉजी में हम कल्चर, वैल्यूज, बिलीफ के बारे में समझते हैं। ये हमें मदद करता है ये समझने में कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है। फिर है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या आता है, इंसेंटिव्स, प्रोडक्टिविटी, लेबर बिहेवियर। तो ये चीज़ें जहाँ पे हम इंसेंटिव्स के बारे में समझे कि एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव्स कैसे देना है, क्या प्रोडक्टिविटी आया निकल के आ रही है, लेबर का बिहेवियर, तो हम इकोनॉमिक्स से समझ पाते हैं। फिर है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में क्या आता है, पावर, अथॉरिटी, कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में जो पावर की अगर हम बात करें, जब हम अथॉरिटी की बात करते हैं, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कहीं बहस, कहीं कुछ भी हो रहा है, तो वो भी इसी में आता है। कोई पॉलिटिक्स चल रही है तो वो भी इसी में आता है, क्या, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, ठीक है।
तो हमने पढ़ा जो डिसिप्लिन्स हम अलग अलग जो डिसिप्लिन्स है वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो और भी जो है अलग अलग जगह से डिसिप्लिन से नॉलेज बोरो करता है, जिसमें साइकोलॉजी आती है जिससे हम ये समझते हैं, सोशियोलॉजी आती है ये समझते हैं, सोशल साइकोलॉजी में ये समझते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में ये समझते हैं, इकोनॉमिक्स में ये समझते हैं, एंड पॉलिटिकल साइंस से हम ये लेके आते हैं नॉलेज। तो ये डन हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मॉडल्स एक्सप्लेन हाउ ऑर्गेनाइजेशन मैनेज पीपल। मॉडल जो है वो हमें ये समझाते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अलग अलग, वो अपने पीपल को मैनेज कैसे करती है ना। अलग अलग मॉडल्स की हेल्प से हम ये समझ रहे हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने लोगों को समझ रही है। तो मॉडल्स कहीं ना कहीं डिफरेंट होंगे, अलग अलग तरीका होगा उनका समझने का। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोक्रेटिक मॉडल की। ऑटोक्रेटिक मॉडल ऐसा मॉडल है जहाँ पे अथॉरिटी बेस्ड वर्क चलता है। अथॉरिटी बेस्ड वर्क मतलब बॉस जो होता है, मतलब बॉस तो सुपीरियर ही होता है, उसके पास पूरा फुल पावर होती है, सारा कंट्रोल कह लो उसी के पास होता है। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है, मतलब उनकी अपनी कोई विलिंग यहाँ नहीं चलेगी। आपके बॉस ने बोला यहाँ पे ये लिखो तो लिखो, आपके बॉस ने बोला ये काम करो तो करो, क्योंकि ये क्या है, ऑटोक्रेटिक। यहाँ पे अथॉरिटी किसके पास है, बॉस के पास। ऑटोक्रेटिक अपने में ही है ना। तो सुटेबल फॉर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एनवायरनमेंट, ये जो मॉडल है ना, ये कहाँ के लिए सुटेबल है, मतलब कहाँ पे ये सही रह सकता है। ये वहाँ पे सही रह सकता है जहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एनवायरनमेंट हो, मतलब जहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्टली एनवायरनमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन का, डिसिप्लिन हो, तो वहाँ के लिए हम ऑटोक्रेटिक मॉडल को कह सकते हैं कि ये सुटेबल है, ये जहाँ पे बॉस के पास पूरी पावर हो। जब हम बात करते हैं कस्टडियल मॉडल की, तो ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे बेस्ड है। ऑर्गेनाइजेशन जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है और एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करते हैं। तो वो है हमारा कस्टडियल मॉडल, जहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात होगी, ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देती है, एम्प्लॉयज पे डिपेंड होते हैं। फिर आता है सपोर्टिव मॉडल। सपोर्टिव मॉडल में क्या होता है, जहाँ पे लीडरशिप सपोर्ट करती है एम्प्लॉयज को, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को सपोर्टेड फील होता है। फोकस ऑन मोटिवेशन, यहाँ पे मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन पे, मतलब यहाँ का जो कह लो सपोर्टिव मॉडल में क्या होगा, सपोर्ट से क्या नाम समझ आ रहा है कि सपोर्ट होगा, और सपोर्ट तो एम्प्लॉयज़ को ही मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में, और किसको सपोर्ट मिलेगा, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो अलग अलग मे भी लेवल पे हो सकते हैं, तो उनको अपने अपने तरीके से ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है। लीडरशिप सपोर्ट कर रही है एम्प्लॉयज को, है ना, मोटिवेशन दिया जा रहा है, जॉब सेटिस्फैक्शन दिया जा रहा है, तो ये अपने अलग तरीके का मॉडल है। फिर आ जाता है कलीगियल मॉडल। कलीगियल मॉडल क्या है, जहाँ पे टीम वर्क बेस्ड वर्क है। मैनेजर जो है वो पार्टनर की तरह वर्क करेगा आपके साथ, एक्ट ऐसे करेगा, आपका पार्टनर है, मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे भी सिनेरियो है। तो यहाँ पे कोऑपरेशन हाई लेवल का रहता है। फिर है सिस्टम मॉडल। सिस्टम मॉडल में क्या होता है, हम यहाँ पे ट्रस्ट, एथिक्स और वैल्यूज़ पे फोकस करते हैं। एम्प्लॉयज़ जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड अपने आप ही काम करते हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यार आओ मैं समझाऊँ, तुम्हें करते नहीं हो, अपने आप बड़े अच्छे बंदे हैं। ये है सिस्टम मॉडल। तो हमने अलग अलग टाइप के मॉडल पढ़े जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में होते हैं, जैसे ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटी बेस्ड, कस्टडियल, इकोनॉमिक सिक्योरिटी दे देते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज़ है ना, थोड़े वो भी हो जाते हैं कि थोड़ा कह लो कि लेजी हो गया कुछ है, क्योंकि उनको पता है मिल तो रहा ही है, मिल जाएंगे बेनिफिट्स। सपोर्टिव मॉडल सपोर्ट दिया जाए, कलीगियल टीम बेस्ड है। एंड सिस्टम मॉडल में क्या है कि यहाँ पे काफ़ी एथिक्स, वैल्यूज, ट्रस्ट पे काम हो रहा है। ट्रस्ट से ही समझो ट्रस्टेड है तो अपने आप काम कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। तो दिस इज ऑल, हमने यूनिट नंबर 1 के सारे टॉपिक्स कवर करे। And if you like this video, like and subscribe to the channel, and till then, bye bye. I will see you in the next video. Bye bye.